चलो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही इजी चैप्टर है, कंसेप्चुअल है और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि आप इसमें अच्छे नंबर कर पाओगे। ठीक है, अब ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से प्रीवियस चैप्टर पे बेस्ड है। तो इससे पहले वाला चैप्टर हमने कौन सा पढ़ा था? डी एंड एफ ब्लॉक। और ये जो चैप्टर है ये भी हमारे इनऑर्गेनिक का पार्ट है। तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, जनरल फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड देयर इंपॉर्टेंट टर्म्स, concept of central metal atom, ligands, coordination pair, ionization pair and coordination number। ये सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप इसमें सीखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है एक एक करके हम शुरू करते हैं। व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? टू अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेट्स फर्स्ट सी व्हाट आर साल्ट। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसकी कहानी शुरू होती है साल्ट से। और साल्ट को हम जानते हैं एक NaCl, सबसे सिंपल साल्ट कौन सा होता है? NaCl, जिसके अंदर दो आयन्स है Na प्लस और Cl माइनस। वहां से इसकी कहानी शुरू होती है। तो एन आयनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स अ कैटायन एंड एन एनायन। ठीक है, कैटायन किसको कहा? जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। एनायन कौन सा हो गया? नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव वाला है उसको हम बेसिकल रेडिकल नाम से भी जानते हैं, और जो एनायन है उसको हम एसिड रेडिकल के नाम से भी जानते हैं। और ये दोनों आयन्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? साल्ट। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है साल्ट से। ठीक है, और साल्ट के लिए आपको दो आयन्स की जरूरत है, एक पॉजिटिव आयन्स और एक नेगेटिव आयन्स। अब हम जब साल्ट की बात करते हैं तो साल्ट का क्लासिफिकेशन होता है एक सिंपल साल्ट, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। मतलब ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। मतलब स्टार्टिंग में बड़ा सिंपल था, उससे कॉम्प्लेक्स वाला है डबल, और उससे भी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट। इसी कॉम्प्लेक्स साल्ट को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं आज। सिंपल साल्ट इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस को आप रिएक्ट कराते हो तो आपका सिंपल साल्ट बन जाता है NaOH प्लस HCl। NaOH क्या है? बेस है, और HCl क्या है? एसिड है। अब हमने एनायन को एसिड रेडिकल क्यों कहा? क्योंकि एनायन माइनस जो है हमको कहां से मिल रहा है? एसिड से, इसलिए हमने इसको क्या कहा? एसिड रेडिकल। और हमने कैटायन को बेसिक रेडिकल क्यों कहा? क्योंकि ये बेस से मिल रहा है, और दोनों ने मिलकर के NaCl आपका एक सिंपल साल्ट बनाया। तो ये सबसे सरल वाला है। ठीक है, अब धीरे धीरे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। सिंपल साल्ट हो गया, उसके बाद नया टर्म आता है डबल साल्ट। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन अ स्टोइकियोमेट्री रेशियो। इट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब दो साल्ट को आपको साथ में कंबाइन कराना है, दोनों स्टेबल साल्ट। जैसे हमने NaCl ले लिया, KCl ले लिया, दोनों को साथ में रख पाते हैं तो वो डबल साल्ट का हिस्सा बनेगा, नहीं होगा तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स। टू और मोर स्टेबल, दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, इन अ स्टोइकियोमेट्री रेशियो। इट डिसोसिएट इनटू सिंपल। अब इनको तोड़ोगे तो सिंपल साल्ट बनेंगे। जैसे NaCl और KCl को आपने पास में रख दिया, तोड़ोगे तो NaCl और KCl, फिर फर्दर और डिवाइडेशन पॉसिबल हो सकता है। जैसे हम यहाँ डबल साल्ट का एक एग्जांपल दे रखे हैं, कार्निलाइट दे रखा है, KCl प्लस MgCl2 प्लस वाटर, इन तीनों को ऐड किया और ये हमारा एक साल्ट बन गया जिसको हमने डबल साल्ट के नाम से जाना। अगर इसको डिसोसिएट करेंगे तो KCl अलग निकलेगा, MgCl2 अलग निकलेगा और H2O अलग निकलेगा, और तीनों को आपने डॉट के तरीके से दर्शाया है ताकि तीनों सेपरेट हो सके। इसका नाम है कार्निलाइट। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका है? डबल साल्ट। जब इसको डिसोसिएट करेंगे व्हेन डिसॉल्व इन वाटर द सॉल्यूशन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ K प्लस Mg+2 एंड Cl माइनस। ये इनके आयन्स हैं, K प्लस निकल जाएगा, Mg+2 निकल जाएगा और Cl-2। इसी प्रकार से K2SO4 प्लस Al2SO4 प्लस 24H2SO4, और ये हमारा बन जाएगा पोटाश एलम। क्या बन जाएगा? पोटाश एलम। अब पोटाश एलम का भी एक फार्मूला होता है SO4, और यहाँ पर SO4 का
होल थ्राइस, ये एलम को रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें भी एलम होगा कुछ इस की स्ट्रक्चर बनेगी। SO4 यहाँ पे रहेगा और SO4 का थ्राइस इधर रहेगा, ठीक है। और ये क्या है, डबल साल्ट का हिस्सा, क्योंकि इसमें K का भी आयन बनेगा, एल्यूमिनियम का भी आयन बनेगा, सारे आयन अपने को सेपरेट आउट हो सकते हैं। When dissolves in water, the solution shows K plus, aluminium plus 3 and SO4 minus 2. यहाँ पे डबल साल्ट का एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, और ये दोनों मिलकर के हमारा बना रहे हैं मोर साल्ट, हमारा टाइट्रेशन में जो आ रहा है वो, ठीक है। फेरस सल्फेट को हमेशा अपन जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें बोला जाता है ताजा फ्रेश फेरस सल्फेट का यूज करना है, ठीक है। तो फ्रेश के लिए आपका जो ये फेरस सल्फेट यूज किया जाता है, ठीक है, और ये हो गया अमोनियम सल्फेट, दोनों को मिक्स कर दो तो आपका बन गया मोर साल्ट। अब ये टूटेगा तो सारे आयंस के अपन को मिलेंगे, Fe+ भी मिलेगा, अमोनियम भी मिलेगा, सल्फेट भी मिलेगा, मतलब सारे आयन आसानी से क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। इसलिए ये जो कंपाउंड बन रहा है उसको हमने डबल साल्ट का नाम दिया है, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 6H2O, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए एक वीक वैंडरवाल्स। हाँ, इसलिए वो एलम में नहीं आएगा, ठीक है, एलम का फार्मूला अलग है, ठीक है। एलम में बहुत सारे एलम होते हैं, पोटाश एलम होता है, एक पूरी एक ग्रुप है, ठीक है। अब ये जो साल्ट जुड़े हुए हैं एक वीक वैन डर वाल्स बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हुए हैं। जैसे ये वाटर है, क्रिस्टलाइन वाटर होता है, ठीक है। आपको कैसा दिखाएगा क्रिस्टलाइन वाटर, तो आपको जैसे ह्यूमस होता है, आपने ह्यूमिडिटी होती है ना, ऐसे एकदम मतलब गीला गीला सा कंपाउंड होता है। एक ड्राई कंपाउंड होता है, एक आपका वेट कंपाउंड होता है। तो वेट कंपाउंड जो होता है उसके अंदर क्रिस्टलाइन वाटर है। अब ये कंपाउंड भी आपका तीनों को ऐड कर दिया, मोर साल्ट बन रहा है। इनको आपका क्या है, एक वीक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये सारे अपने अपने आयंस दे सकते हैं। इसलिए हम देखें इनके सबके आयंस आपको मिल जाएंगे, Fe का भी आयन मिल जाएगा, SO4 का भी मिल जाएगा, अमोनिया का भी मिल जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो हमारे डबल साल्ट की कैटेगरी में जाते हैं। नोट पॉइंट है, on qualitative analysis a solution of double salt give the test for each individual constituent ion। अब डबल साल्ट की खासियत क्या है, उसकी पहचान क्या है, तो उसको पानी में घोलोगे तो उसके अंदर जितने भी आयन है, चाहे केटायन और एनायन, सारे के टेस्ट आसानी से मिल जाएंगे। उनके टेस्ट करो, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कार्बोनेट है तो CO2 दिख जाता है, तो आप कार्बोनेट का टेस्ट करोगे आपको मिल जाएगा। सल्फेट है तो आप बेरियम सल्फेट का आपको प्रेसिपिटेट मिलता है, तो वो आसानी से मिल जाएगा। पॉइंट टू रिमेंबर, जनरली a double salt contains same anions but different cations। डबल साल्ट जो रहता है उसके अंदर सेम एनायंस हो सकते हैं, लेकिन केटायन तो एटलीस्ट डिफरेंट रहेंगे। It is formed by the combination of two or more stable compounds in the stoichiometry, but it does not dissociates into simple ions। अब हम बात क्या कर रहे हैं, नया टर्म आया कॉम्प्लेक्स, इससे ऊपर लेवल का, ठीक है। सबसे नीचे का लेवल है सिंपल साल्ट, फिर आए डबल साल्ट, और इससे ऊपर का लेवल है कॉम्प्लेक्स साल्ट, सबसे हाईएस्ट लेवल है ये, ठीक है। अब इसमें क्या खासियत क्या है, डबल साल्ट में तो सारे आयंस अपना टेस्ट दे रहे थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या है, कुछ लिमिटेड जो आयंस है वही अपना देते हैं टेस्ट, बाकी अंदर पूरे आपके बंच ने बंच ही अंदर एग्जिस्ट करेंगे, पूरा बंच ने बंच ही के फॉर्मेट में ही रहेंगे। इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड, इसमें भी डबल साल्ट की तरह ही कंबाइन हो रहा है, लेकिन वो अंदर का कॉम्बिनेशन और अंदर की केमिकल बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होती है कि सारे आयन टेस्ट नहीं दे पाती, और वो एक बंच की तरह अंदर बिहेव करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। बट इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक साल्ट दे रहे हैं जिसको कॉम्प्लेक्स साल्ट बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4FeCN6। यहाँ पर आपने ये जो कोष्टक में देख रहे हो वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, काउंटर पार्ट है। तो हम जब इसको तोड़ेंगे तो ये दो पार्ट में एक 4 K+ मिलेंगे और ये पूरा पूरा बंच एक साथ में मिलेगा, ये टूटेगा नहीं, ठीक है। When dissolved in water, the solution does not show the properties of Fe+2 and Cn-। अब आप Fe+2 का आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, Fe+2 से Fe+3 जो उस तरह से रिएक्शन हो रही है वो आपको नहीं मिलेगा। Fe+2 का टेस्ट ही नहीं आएगा कि इसके अंदर Fe+2 एग्जिस्ट कर रहा है, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पूरा पूरा एक बंच की फॉर्मेट में ही या एक ग्रुप की फॉर्मेट में ही अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।
जिस तरह से हम डबल साल्ट में देख रहे थे Fe प्लस सारे आयन्स अपना टेस्ट दे रहे थे, ठीक। K4FeCN6 एग्जिस्ट एज ए डिस्टिंक्ट एंटाइटी। अब ये जो आप देख रहे हो एक पूरा क्या है, एक पूरा ग्रुप की तरह रह रहा है, एग्जिस्ट एज ए डिस्टिंक्ट एंटाइटी। कॉम्प्लेक्स आयन आर शोन बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये कॉम्प्लेक्स आयन जो है ये कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएगा, ठीक है। ये क्या है, ब्रैकेट में रह रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो इसके दो पार्ट हो गए, K4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में है, इसके ऊपर -4 चार्ज है और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज है, लेकिन नंबर कितने हैं, 4। तो आराम से क्या हो जाएगा, इक्विलिटी हो जाएगी। गिव द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ K+, ये K+ का टेस्ट आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रुप है उसका टेस्ट, उसमें जो शामिल कॉन्स्टिट्यूट है उनका टेस्ट नहीं आएगा। Does not dissociate into Fe+2 Cn- ion to give identification test। तो अब इनमें Cn का टेस्ट नहीं मिलेगा, Fe का टेस्ट नहीं मिलेगा, इस पूरे ग्रेप का टेस्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी इनके पर्टिकुलर टेस्ट नहीं मिलेंगे। और ये इस टाइप का जो एंटाइटी बन रहा है वो आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। और ये पूरा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साल्ट का, क्योंकि एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन, दोनों मिल गए कॉम्प्लेक्स साल्ट बन गया। इसी का आज की मॉडर्न एरा में इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। CuSO4 + 4NH3 + H2O ये हमारा बन गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। हम सोच रहे थे कि ये क्या बन जाए, डबल साल्ट, लेकिन डबल साल्ट नहीं बन रहा। इसको जब आपस में पास में लाए, रिएक्शन कराए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया तो ये भाई साहब कॉपर टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, कॉपर का टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने डबल साल्ट बनता तो ये टेस्ट देता। NH का भी नहीं आएगा। NH क्या है, व्हाइट फ्यूम्स देता है, जब उसके पास में HCl ले जाते हैं तो व्हाइट फ्यूम्स आते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, व्हाइट फ्यूम्स आपका देगा नहीं। इसका मतलब NH4 है कि नहीं है पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट मोनोहाइड्रेटेड, ठीक है। अभी तो आपको केवल ये जानना है कि ऐसे होता है। अगले चरण में, अगली स्टेप में हम इसका नाम नोमेनकल्चर और इससे रिलेटेड हर चीज को देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं, ठीक है। ये है, डिसॉल्व होगा, केवल क्या देगा, सल्फेट देगा और डज नॉट शो NH3, ठीक है। ये वाला अब एनायन जो है वो काउंटर आयन बन चुका है, जान रहे हो। पहले क्या था, K+ था। अब ये वाला जो ब्रैकेट में है वो तो कॉम्प्लेक्स आयन है और ये जो रिमेन पार्ट है वो क्या है, काउंटर आयन है। ये नेगेटिव का हिस्सा है और ये क्या हो गया, पॉजिटिव का हिस्सा है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के क्या बना दिया है, साल्ट। और ये जो है वो क्रिस्टलाइन वाटर है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। एग्जिस्ट एज ए डिस्टिंक्ट एंटाइटी, गिव्स टेस्ट फॉर SO4-2। कॉम्प्लेक्स साल्ट आर जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स साल्ट को हम क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कह रहे हैं। मतलब ये सिंपल साल्ट, डबल साल्ट और उससे ऊपर का जो लेवल है साल्ट का, जिनको हम कॉम्प्लेक्स साल्ट के नाम से जानते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। The addition compounds that retain their identity does not lose their identity in solution are known as coordination compounds। वो कंपाउंड जो सॉल्यूशन के अंदर अपनी आइडेंटिटी खत्म नहीं करते, वो एज इट इज रिमेन रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। The addition compounds that retain their identity does not lose their identity in solution are known as coordination compound। When KCN solution is added to FeCN whole twice solution, the species K4FeCN6 is formed and when dissolved in water no longer gives test for Fe+2 and Cn-2। अब हमने FeCN का होल ट्वाइस दे दिया तो ये अभी क्या था, एक सिंपल साल्ट था। अभी अगर इसको तोड़ते तो टूट जाता है, Fe+2 भी मिलता टेस्ट और Cn- का भी टेस्ट मिलता। लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, KCN के साथ रिएक्ट करा। KCN के साथ और FeCN का होल ट्वाइस जब इन्होंने आपस में रिएक्शन करी तो एक ऐसा कंपाउंड बन गया, ऐसा साल्ट बन गया जो एक नया स्ट्रक्चर ले लिया है उसने। और वो स्ट्रक्चर कौन सा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर।
अब आपको Fe+ और Cn- का टेस्ट नहीं मिलेगा, मतलब वो है या नहीं है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ, क्योंकि एक नया इंटाइटी अंदर रिमेन रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, वो अपनी खुद की आइडेंटिटी रहेगी, ठीक है, वो अपने आप को डिसॉल्व नहीं करेगा। तो आपको नो लॉन्गर गिव्स टेस्ट फॉर Fe+2 and Cn-। The metal atoms are bound to a number of anions, cations or neutral molecules by sharing of electrons। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक मेटल होता है, और मेटल के बारे में हमने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बढ़िया से चर्चा करी है, ठीक है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर हमने ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। क्या होता है ट्रांजिशन मेटल्स? एक होता है नॉन ट्रांजिशन मेटल्स। कौन से होते हैं नॉन ट्रांजिशन? फुलफिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाले, ठीक है। ट्रांजिशन जो बीच में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेंगे या फिर एम्प्टी ऑर्बिट रहेंगे, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, आपका बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो वो ट्रांजिशन मेटल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्मेशन करने में, ठीक है। The metal atoms are bound to a number of anions, वो नंबर ऑफ एनायंस के साथ में बाइंड हो सकते हैं, कैटायन के साथ बाउंड हो सकते हैं, या न्यूट्रल एटम के साथ में भी बाउंड हो सकते हैं, और किसका बनाएंगे? आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे। और इसको बाउंड होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन का शेयर करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? लेट्स सी द जनरल फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड देयर इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये एक फार्मूला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, एक जनरल फार्मूला। इसी तरीके से वो आपको उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर आपको डबल साल्ट मिलता है या सिंपल साल्ट मिलता है या कोऑर्डिनेशन साल्ट मिलता है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इस फॉलो को जो इस फार्मूले को जो फॉलो कर रहा है कंपाउंड, वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाए। अब इस फार्मूले का देखो तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, दिख रहा है। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के बीचों बीच में एम लिखा है, वो एक मेटल है। क्या है? मेटल। और मेटल कॉमनली जनरली आपका रहेगा डी ब्लॉक का, ठीक है। और यहां पर जो दिख रहा है एल, एल को हम नाम से जानते हैं लिगेंड नाम से। किस नाम से जाएंगे? लिगेंड, ठीक है, जो इसके साथ में क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब जो लिगेंड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। आगे वाली स्टोरी को आपको भूलना पड़ेगा, जो सिंपल साल्ट में हमने पढ़ा था कि प्लस और माइनस मिलकर के ही साल्ट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नया पॉइंट आपके डिस्कस का आया है कि जब वो बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल भी हो सकता है। तीनों टाइप की वेराइटी आपके लिए लिगेंड के लिए अवेलेबल है। एक आपका पॉजिटिव हो गया तो आप सोचते हो सेकंड वाला आपका नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के अंदर वो पॉजिटिव है तो एक आपका नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट का जो रहेगा वो क्या हो गया? आपका कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, ठीक है। और जो साइड में आपको एक्स दिखाई दे रहा है वो क्या है? काउंटर आयन है। क्या है? काउंटर है, जो इसकी वैलेंसी को पूरी तरह से क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। क्या करेगा? न्यूट्रल। इसके अगर ऊपर प्लस चार्ज है, किसके ऊपर? स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस का चार्ज हो जाएगा। इसके ऊपर +4 चार्ज है तो काउंटर आयन के ऊपर कितना होगा? -4, ठीक है। अगर इसके ऊपर -4 है तो इस काउंटर आयन के ऊपर कितना रहेगा? +4, ठीक है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में वो क्या हो गया? आपका कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, और ये क्या हो गया? काउंटर आयन। अब कॉम्प्लेक्स आयन में दो चीजें हैं, एक बीच में है आपका मेटल जो M के डिनोट किया गया, और ये जो L है वो क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लिगेंड। लिगेंड पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल हो सकता है। और यहाँ पे N जो है दिख रहा है आपको छोटे के स्टक के नीचे सब स्क्रिप्ट में N दिख रहा है, वो क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल, उसके कितने पार्टिकल है, ठीक है। वो 6 है, 5 है, 4 है, वो उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब X के ऊपर A+, A- लिख रखा है, वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को इंडिकेशन दे रहा है। और इस तरह से ये दोनों मिलाकर के आपके क्या बना रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं। M सेंट्रल एटम के नाम से जाना जाता है, नॉन एज सेंट्रल एटम ऑब्लिक आयन, जनरली मेटल्स रहेगा, ठीक है। M किस नाम से जाना है? Which kind of species can behave as a central metal atom और oblique ion? किस प्रकार की स्पीसीज है जो सेंट्रल मेटल की तरह व्यवहार करेगी,
ठीक है, कौन सी स्पीसीज होगी जो सेंट्रल मेटल के जो दायरा है उसके जो क्राइटेरिया उसमें फिट बैठेगा। ठीक है, सेंट्रल मेटल एंड एटम वही बनेगा जो जनरली सेंट्रल मेटल एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड। जो क्या होता है, जो लिगेंड है, जो एल बताया था जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल, उससे क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, बिहेव एज ए लुईस एसिड, किस तरह से बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेगा। लुईस एसिड की कंडीशन क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो लुईस एसिड कहलाता है। ठीक है, लिगेंड विल बी डिस्कस लेटर इन दिस सेशन। अभी लिगेंड के बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस किया जाएगा। यहां पर COO NH3 का होल थ्राइस सेंट्रल एटम, एटम या आयन हो सकता है। ठीक है, ये जो C दिख रहा है ये सेंट्रल एटम है आपका। अब बात करते हैं L की। L क्या है, लिगेंड। लिगेंड जो होता है बिहेव एज लुईस बेस। लुईस बेस का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और मेटल ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन गेन किया था या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था। जो एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है, और जो डोनर होता है वो क्या होता है, लुईस बेस होता है। मतलब वाइस वर्सा प्रॉपर्टी है मेटल और लिगेंड की, एक देता है और एक लेता है। लेता कौन है, लेता कौन है, लेता कौन है, इलेक्ट्रॉन को लेता कौन है, लुईस एसिड। और लुईस एसिड कौन कहलाएगा, मेटल। और लुईस बेस कौन कहलाएगा, लिगेंड। ठीक है, और वही लुईस बेस के नाम से जाना जाएगा, डोनर के। इन जनरल डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, किसको डोनेट करेंगे, सेंट्रल मेटल को। द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बाउंड टू द सेंट्रल एटम आयन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आर नोन एज लिगेंड। तो ये जो है, जो नया जो आपका बोल रहे हैं एलिमेंट या जी लिगेंड, ये लिगेंड कब कहलाएंगे, इसका कारण क्या है कि ये लिगेंड कहे जाते हैं, तो इनके पास में इलेक्ट्रॉन रीच रहेंगे। क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रीच रहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन रीच रहेंगे तभी तो दे पाएंगे, क्योंकि इनकी भूमिका ही क्या है, देन डोनेट करने की है, और डोनेट करने के लिए इनके पास में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रीच होने चाहिए। ठीक है, तो वो डोनेट किसको करेंगे, सेंट्रल मेटल को। ठीक, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा नॉर्मल भाषा में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। लिगेंड क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, और जो डोनेट करेगा उसके पास में कुछ होना चाहिए, मतलब वो रीच होगा। ठीक है, वो लिगेंड जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लिगेंड्स। यहां पर आपको जो NN दिखाई दे रहा है वो क्या है, लिगेंड है। ये क्या हो गया, आपका जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसी को हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर के नाम से भी जानते हैं। मतलब दो तीन नाम हो गए, कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गया, कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो गया। ठीक है, अब चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, A+ जो लिखा हुआ है वो इसका चार्ज है, और A- जो लिखा है वो काउंटर आयन का चार्ज। ठीक है, तो ये जो A+ चार्ज है वो किसके ऊपर आया है, कोऑर्डिनेशन आयंस के ऊपर आया हुआ है। अब यहां देखो, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी ये +3 है। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, -3 है काउंटर आयन के ऊपर, क्योंकि एक सिंगल है तो 3 संख्या में है, तो माइनस कर। अब ये कैसे आया, देखो तो कोबाल्ट रहता है +3 में, और NH3 क्या है, 0। NH3 की कोई आयन के ऊपर चार्ज नहीं होता, तो पूरा पूरा चार्ज किसका, कोबाल्ट वाला इस ब्रैकेट के ऊपर चला गया, क्योंकि ये 0 था, इसके ऊपर +3 था, तो ओवरऑल इस ब्रैकेट के ऊपर आ गया +3, और उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है -3। ये काउंटर आयन है। ठीक है, जो X के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये एक्सरा ये इधर आना चाहिए, थोड़ा सा पीपीटी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। काउंटर आयन यहां पे दिखाई दे रहे हैं, Cl- काउंटर आयन है। कैन काउंटर आयन बी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैन काउंटर आयन बी अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या आपको काउंटर आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है,
तो आप बोलोगे यस। When there are two coordination pair joined together by ionization pair, ठीक है, when there are two coordination pair joined together by ionization pair, मतलब दो कोऑर्डिनेशन पेयर जुड़ेंगे, एक कॉम्प्लेक्स आयन है पॉजिटिव और दूसरा भी जो कॉम्प्लेक्स आयन ही काउंटर आयन के तौर पे माइनस भी कॉम्प्लेक्स ही बन रहा है, दोनों कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों मिलाकर के आपका एक पूरा आयनाइजेशन स्फीयर बनाएंगे जिसमें प्लस और माइनस दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे ये बता रहे हैं, देखो ये वाला भी कॉम्प्लेक्स है, ये वाला भी कॉम्प्लेक्स है, तो इस बार जो काउंटर आयन है वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। ठीक है, तो अभी इससे पहले हमने एक फैक्ट पूछा था कि काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, हो सकता है, काउंटर आयन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आपका कॉम्प्लेक्स आयन हो गया और काउंटर आयन क्या हो गया, नेगेटिव, वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और दोनों मिलाकर के आपका एक एंटाइटी बन गया कोऑर्डिनेशन साल्ट, यहाँ कॉम्प्लेक्स साल्ट बन गया। ठीक है, दो अलग अलग साल्ट है, ये Ag का है, ये क्रोमियम का है। The central atom ion and the ligand attached to its enclosed in a square bracket. Central metal और लिगेंड्स के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकते हैं और ये आपस में इस तरह से बॉन्डेड होते हैं और वो किस में रहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड रहते हैं। ठीक है, इन K4FeCN6 द कोऑर्डिनेशन पेयर इज FeCN6, जो स्क्वायर ब्रैकेट में, ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स आयन, और K4 क्या हो गया, काउंटर आयन। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये एक सामान्य नॉर्मल आयन है, लेकिन ये कभी कभी कॉम्प्लेक्स आयन भी हो सकता है, काउंटर आयन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसके जस्ट वाले में देखे थे, दो कॉम्प्लेक्स आयन थे, एक पॉजिटिव भी कॉम्प्लेक्स था, नेगेटिव भी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आयोनाइजेशन स्पेयर, the molecular ionic species present outside the coordination pair constitute the ionization pair. In K4FeCN6 the ionization pair is K+. आयोनाइजेशन स्पेयर क्या कहलाएगा, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर होगा, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और जो बाहर वाला क्या हो गया, आयोनाइजेशन स्पेयर। ये हमारा एन जो सबस्क्रिप्ट में दिखाई दे रहा है वो नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल सकते हैं या नंबर्स बोल सकते हैं, किसके, लिगेंड के। ठीक है, इसका दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन नंबर भी है। कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर एटम टू व्हिच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड, मेटल के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं, उनकी संख्या कितनी, 2 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं। ठीक है, यहां पर जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट NH3 का 6 है, ये थोड़ा सा पीपीटी में गड़बड़ हो गया, ये 6 जा रहा है इस सबस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। यहां पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखाई दे रहा है, 6। ये Cl के नीचे 6 दिख रहा है और यहाँ पर ये पूरा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है या कॉम्प्लेक्स आयन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम 6 हो गया। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इज 4। नहीं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला तो उसको काउंटर आयन भी चाहिए, या कॉम्प्लेक्स साल्ट बोला तो भी काउंटर आयन चाहिए। ठीक, इसको केवल कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, अभी ये क्या है, एनायन है, माइनस चार्ज है तो एनायन, पॉजिटिव चार्ज है तो केटायन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, और जनरल बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम आयन इन एनी कॉम्प्लेक्स, अब हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, किसका, सेंट्रल मेटल का। अब वो ऑक्सीडेशन काफी कुछ तय करेगा कि आगे बॉन्डिंग किस तरह की होगी। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट में काफी सारे देखे थे, क्योंकि उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर था, 7 तक जा रहा था, मैग्नीज का +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर गया था, तो इसके कारण से बहुत ज्यादा बॉन्ड बनने की संभावना रहती है। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर से ही आगे का जो स्ट्रक्चर है वो तय होगा। ठीक है, द चार्ज दैट अ मेटल वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल एटम। अगर आपको फाइंड आउट करना है मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है,
तो उसके जितने भी लिगेंड है उनको सबको हटा दो, तो उसके बाद में जो रिमेन बच जाएगा मेटल के ऊपर चार्ज, वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। द चार्ज दैट अ मेटल वुड कैरी, मेटल जो कैरी करता है, कब, जब सारे रिगेंड्स को हटा दिया जाए उसके इलेक्ट्रॉन के साथ में, दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल मेटल। ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस, अब इसको निकालना है हमको ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का। तो जैसे साइनाइड का होता है -1, तो हम यहाँ पे तो एक सिंपल तरीके से निकाल पा रहे हैं, लेकिन आगे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तब नहीं निकाल पाएंगे, तो आगे हमको फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे तुमको मैंने मोलरिटी पढ़ाई थी तो 1 मोल 2 मोल तो आसानी से निकल रहा था, लेकिन जब मैंने और नंबर देना शुरू किया कि 53.5 53.7 ग्राम का मोल निकालो, तो आपको क्या करना पड़ा, फार्मूला को फॉलो करना पड़ा। लेकिन बेसिक में तो 40 ग्राम NaOH का दिया तो आपने बोला 1 मोल सर, 80 ग्राम दिया तो 2 मोल सर, NaOH का 1 मोल आपने क्या बोला 40 ग्राम, 80 ग्राम दिया तो 2 मोल, तो वो इंटीजर नंबर था, इजी था। लेकिन अगर आपको बोला जब 22.4 कितना मोल है, तो आपको फार्मूले की तरफ जाना पड़ेगा, मोल इक्वल्स टू वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। 22.4 में आपको 40 का भाग लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको उसके एक्चुअल मोल आएगा। तो अभी तो क्या है, सिंपल है। तो सिंपल में मैं आपको बता रहा हूँ, साइनाइड का जो लिगेंड का जो होता है -1 होता है, ठीक है। तो इसका कितना हो गया, तो -4, और ये इसके ऊपर ओवरऑल कितना है, -3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, तो अपन एक जनरल फार्मूला होता है, ये और ये दोनों मिलकर के इसके ऊपर आया चार्ज, तो बराबर -3, इन दोनों के आपस में क्या हो गया, जो भी ओवरऑल नेट रिजल्ट रहा वो इसके ऊपर आया। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी, इनका जो नेट रिजल्ट है वो आ गया -3। अब इन दोनों ने आपस में कैसे रिएक्शन करी, तो ये पार्ट आपको पता है कितना है, 4 है, और एक का कितना चार्ज होता है, -1, तो 4 -1, ठीक है। अब x कितना है, x आपको नहीं पता, तो x इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा, इसको उस तरफ ले लो, -4 को उस तरफ ले लिया, तो -4 जो था वो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का चार्ज, ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, यहाँ पे इक्वल्स के उस तरफ गया, क्या हो गया, प्लस का चार्ज, +4 में से -4 गया तो कितना रहा, कौन सा रहा, प्लस का, समझे। तो x का जो चार्ज है वो कितना हो गया, +1, तो कॉपर का चार्ज क्या हो गया, +1, और साइनाइड का कितना हो गया, -1, तो +1 -4 में से +1 गया, तो ओवरऑल नेट कितना बचा, -3। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी पूछ लोगे तो तुमको फायदा मिलेगा, ठीक है, बाद में धीरे धीरे चीजें और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये इंफॉर्मेशन वाला था, स्टार्टिंग वाला इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम जनरल बात किए थे।